Hello everyone. This is Himanshu from Narayan Medical College and Hospital. I'm a first year student and my topic is physiology of deep sea diving. Let's start with the objectives. हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, क्या क्या इसमें जानना ज़रूरी है. First, we are going to look at the relationship of pressure to sea depth and Boyle's law, physiological changes that occur with a deep sea diving, decompression sickness, prevention and management necessary. So let's start with the first slide, the relationship of pressure with sea depth and Boyle's law. इसमें हम क्या देखते हैं कि let's assume that this is a container having a volume of 1 liter. This is a figure from Guyton. Very clearly it explains that how there is a pressure change when we go deep down into the sea. With every 33 feet there is an increase in the 1 atmospheric pressure. From here we can see that at the sea level the volume is 1 liter. This is a container having a volume of 1 liter. At the 33 feet there is a half a liter volume, and the pressure, from we can refer to the table, the pressure is 2 atmosphere. So what we can infer from that with every 33 feet there is an increase in the rise of 1 atmospheric pressure and decrease in the volume in the same ratio. दिस इज़ नथिंग बट द बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि अदर जब कंडीशंस सिमिलर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के. तो यहाँ हमें इस स्लाइड से क्या इन्फर करना है, क्या सीखना है, जो बेसिक है डीप सी डाइविंग का, जो हमें आगे के स्लाइड्स में बहुत काम आने वाला है. यहाँ से हमें यही सीखना है कि जब भी हम डीप सी में जाते हैं तो जो वॉल्यूम है, जो ये कंटेनर है, इसको अगर हम लंग्स मान लें, तो जो वॉल्यूम है वो उसी रेशियो में घटता जाता है जिस रेशियो में प्रेशर बढ़ता जाता है. और जैसे जैसे हम डीप जाते हैं प्रेशर बहुत हाई होता जाता है. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप बहुत डीप सी में जाते हो, डीप सी डाइविंग करते हो, तो जो एयर प्रोवाइड होता है लंग्स को, जो भी वॉल्यूम आप देख रहे हो कि यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, तो लंग्स का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होता जाता है. तो उसको बचाने के लिए हमें जो एयर प्रोवाइड करना पड़ता है लंग्स को, जो एल्वियोलर प्रेशर होता है वहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. सो लेट्स मूव ऑन. सेकेंड इज़ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नाइट्रोजन नार्कोसिस एट द हाई प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नार्कोसिस. नार्कोसिस का मतलब क्या होता है? नार्कोसिस का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ ड्राउजीनेस और अनकॉन्शियसनेस. हेयर इट इज़ कॉज्ड बाय द नाइट्रोजन एट वेरी हाई प्रेशर. So this is again a figure I have taken from Guyton Physiology. It explains कि nitrogen at 0 feet, that means at the sea level, it is how much it is dissolved in the body, that is 1 liter. It is 1 liter. और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि इतने हाई प्रेशर होता है कि नाइट्रोजन डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है. सो एट 33 फीट इट इज़ 2 liter, एट 100 feet it is 4 liters, 200 feet it is 7, and so on. It is also known as raptures of depth. ये जो टर्म है raptures of depth, why it is given to nitrogen narcosis? Because it has characteristics similar to alcohol intoxication. This is why it is known as raptures of depth. तो क्या करता है नाइट्रोजन? डिजॉल्व हो जाता है. तो इट डिजॉल्व्स इन द फैटी सब्सटेंस इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स. सो इससे होगा क्या? जैसे ही अगर फैटी सब्सटेंस इन न्यूरोनल मेम्ब्रेन में ये डिजॉल्व हो जाएगा नाइट्रोजन, तो ये आयनिक मोबिलिटी जो उसको है न्यूरॉन्स की, उसको कम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इसका पीछे रीज़न क्या है? तो देयर इज़ अ सैचुरेशन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज विथ नाइट्रोजन टू द सेम प्रेशर एज अल्वियोलर मिक्सचर. अभी हमने समझा था कि अल्वियोलर जो मिक्सचर होता है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है. तो उस प्रेशर के बराबर जब आपका पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर हो जाए, वो क्यों उसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि इतने हाई प्रेशर पे जब आप कंटिन्यूसली ब्रीथ करते हो तो नाइट्रोजन डिज़ोल्व हो रहा है आपको बॉडी में. और जैसे जैसे डिज़ोल्व हो रहा है तो वो जो पल्मोनरी कैपिलरीज में नाइट्रोजन का प्रेशर है वो एल्वियोलर मिक्सचर के बराबर आ जाता है और सैचुरेट हो जाता है. इसके वजह से क्या होता है कि नार्कोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में. लेट्स सी व्हाट इज़ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एट हाई प्रेशर. With increase in depth, there is an increase in the partial pressure of oxygen. Oxygen भी ज़्यादा के ज़्यादा डिजॉल्व होते जाता है बॉडी में. It can have acute effects and it can have chronic effects. Acute effects have symptoms such as nausea, vomiting and muscle twitching.
Chronic effects are such as pulmonary disability. ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जो क्रोनिक है और अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया जल्द से तो इट कैन लीड टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन. फ्री रेडिकल्स अगर फॉर्म होते हैं तो इट कैन बी फेटल. एंड अक्यूट इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं? अक्यूट इफ़ेक्ट्स अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से ये होता है कि जो हेमोग्लोबिन बफर है, हम आपने पढ़ा होगा कि जो बफर सिस्टम काम करता है उसमें हेमोग्लोबिन बफर होता है, तो हेमोग्लोबिन बफर काम करना बंद कर देगा, जिससे कि बॉडी की जो पीएच है उसमें चेंजेस आ जाएंगे एंड दैट कैन लीड टू डेथ, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो नॉर्मल उस पीएच रेंज में काम करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी एंड डीप सी. तो here what we have to understand, it is very important to understand that with increasing depth there isn't an increase in the CO2 partial pressure. ऐसा नहीं है कि जब हम डेप्थ पे बहुत जाते हैं तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत इंक्रीज़ करने लगता है, जब तक कि इंसान नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से ब्रीथ कर रहा है. तो फिर क्यों होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूमुलेशन इन द डेड स्पेस ऑफ द apparatus. जो भी apparatus आप यूज़ करते हैं उसमें जो डेड स्पेस होता है, डेड स्पेस का मतलब क्या है? डेड स्पेस वो स्पेस होता है जहाँ पे जो एयर होता है वो प्रेजेंट होता है लेकिन उसका एक्सचेंज नहीं होता. तो वहाँ पर CO2 के एक्यूमुलेशन से there is it can lead to respiratory acidosis and carbon dioxide toxicity, it is known as. Next is the decompression sickness. What is decompression sickness? It can be defined as a condition when the person is exposed to high atmospheric pressure are suddenly brought to a low atmospheric pressure. तो it is also known as Bend's dysbarism और Casson's disease. तो हम ये समझते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब अगर आप बहुत ही लो प्रेशर, आप बहुत ही हाई प्रेशर पे हो नीचे डीप सी में और अचानक से आपको हाई प्रेशर पे आएगा तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द सिम्टम्स. क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि हाँ दिस इज़ डिकम्प्रेशन सिकनेस. तो सिम्टम्स आर पेन इन जॉइंट्स, पेन इन द मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. देयर में बी नर्वस सिस्टम्स symptoms such as dizziness, paralysis. In some cases, it may lead to breath chokes, shortness of breath, and death occasionally. So, अभी मैंने कहा कि decompression sickness से क्या होता है. So that will be understand in management of decompression sickness. तो उसमें क्या होता है और उसे मैनेज कैसे करते हैं. So this is again a very beautiful diagram given in the guidon. Let's look at the figure A, the left side figure. यहाँ पर before decompression ये जो प्रेशर दिखा रहा है ये, और ये जो प्रेशर दिखा रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर है और ये बॉडी के बाहर का प्रेशर. इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं. यहाँ 5000 mmHg है, यहाँ पे 4065. तो जो डिफरेंस है यहाँ पे जो एक डिफरेंस है बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर. नाउ लुक एट फिगर बी. फिगर बी में बॉडी के अंदर का प्रेशर और बॉडी के बाहर का प्रेशर. यहाँ के जो बॉडी का बाहर का प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि आपने उसे अंदर से जब वो हाई प्रेशर पे था उसे आपने अचानक से बाहर लिया तो अब बाहर का प्रेशर 760 होगा, जाहिर सी बात है. तो अंदर का प्रेशर और बाहर के प्रेशर में आप डिफरेंस देखो. ये जो डिफरेंस है फिगर बी में जो डिफरेंस है वो फिगर ए के डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा है. तो जब भी देयर इज़ अ डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस इतना ज़्यादा, तो हमारी बॉडी के अंदर का जो एयर होगा वो रश आउट करेगा बाहर. रश आउट करेगा, इट विल लीड टू बबल फॉर्मेशन विच इज़ वेरी फैटल. तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसको रोकने के लिए देयर इज़ अ नाइट्रोजन एलिमिनेशन. बाय नाइट्रोजन एलिमिनेशन, नाइट्रोजन ही क्यों एलिमिनेट करते हैं? आप यहाँ देख रहे होगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर है दैट विच इज़ 4065. इसमें आप सब मुझे बता दो देख के कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है. वी कैन ऑल सी दैट द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज़ ऑफ द नाइट्रोजन. और इसीलिए जो बबल्स बनते हैं वी कॉल इट नाइट्रोजन बबल्स, क्योंकि 97% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नाइट्रोजन का होता है. इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन एलिमिनेशन लिखा हुआ है. बाकी चीज़ें जो हैं वो बबल बनते वक्त खुद ही बाहर निकल जाती है, इतने हाई प्रेशर होता है. तो नाइट्रोजन को कैसे एलिमिनेट करते हैं? अबाउट 2/3 द नाइट्रोजन इज़ लिबरेटेड इन 1 hour एंड अबाउट 90% इज़ लिबरेटेड इन 6 hours. तो इसे धीरे धीरे काफ़ी ग्रेजुअली अगर पर्सन ऊपर आता है तो किया जाता है. और अगर वो उसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो अगर आपको किसी पर्सन में सिम्टम नज़र आए तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे दोबारा सी में डाल दोगे और फिर धीरे धीरे ऊपर लाओगे. तो उसके लिए एक तरीका होता है, देयर इज़ टैंक डिकम्प्रेशन. उसे एक डिकम्प्रेशन चैम्बर में रखा जाता है और वहाँ पर जो प्रेशर है उसको लोअर किया जाता है ग्रेजुअली
to a normal atmospheric pressure. There is prevention. How we can prevent these things, जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी पढ़े. देयर इज़ द यूज़ ऑफ हीलियम. हीलियम का क्या यूज़ है? उसका जो नार्कोटिक इफेक्ट हमने अभी पढ़ा, नाइट्रोजन नार्कोसिस. तो हीलियम का जो नार्कोटिक इफेक्ट होता है वो कम होता है. इट इज़ ऑल्सो लेस सोल्यूबल इन द बॉडी. नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा सोल्यूबल होता है. अगर आप ये वाली जो मैंने स्लाइड थी, लेट मी एक्सप्लेन. तो ये वाली जो मैंने स्लाइड थी, ये आप देख रहे हो कि ज़ीरो जब फील्ड पे तब भी नाइट्रोजन 1 लीटर डिजॉल्व है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन वाटर से भी 5 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होता है. तो और यहाँ हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ हमने हीलियम का यूज़ किया है, ताकि ये बॉडी में क्योंकि लेस सोल्यूबल होता है. सेकंड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ 20% ऑक्सीजन टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी. ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट कैन लीड टू सीएनएस डिप्रेशन. और जैसा कि मैंने बताया कि पीएच चेंज कर सकता है क्योंकि हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम काम नहीं करेगा. क्रोनिक इफेक्ट्स में रेडिकल बनना शुरू हो जाएंगे. एंड थर्ड इज़ द स्कूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus टाइप. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ ओपन सर्किट टाइप ऑफ अ स्कूबा apparatus. इसमें आप देख रहे हैं कि डिमांड वॉल्व होता है. ये क्या करता है कि एक प्रेशर क्रिएट करता है, और ये काफ़ी अच्छा apparatus इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके जो मेरिट्स हैं, इसमें जब भी ये जो कंप्रेस्ड एयर है इसमें वो डायरेक्ट मास्क में जाता है, और जो एक्सपायर्ड एयर है वो डायरेक्ट सी में चला जाता है. स्कूबा हैज़ वन डीमेरिट कि इसमें टाइम लिमिट की थोड़ी सी होती है इसमें. और क्योंकि जब आप बहुत नीचे जाते हो सी में, बहुत डीप डाइविंग होती है, तो वहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर चाहिए होता है. तो देयर इज़ अ टाइम लिमिट, फॉर सर्टेन टाइम ओनली आप इसे यूज़ कर सकते हो. So this is all I think which is necessary to understand the deep sea diving. These are the references I've used. At last, I would like to ask a question from all of you. That whenever anyone is doing scuba diving, there is a basic rule which is taught that जब भी आप descend करो sea में, or whenever you ascend, तो there is a basic rule that you cannot stop breathing. आप सांस नहीं रोक सकते. तो ऐसा क्या है, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आपके लंग्स पे while descending and ascending, दोनों में अलग अलग है. तो if you have understood anything from the slide, you are free to answer in the comment.